आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। दोस्तों, आज तारीख है 29 दिसंबर 2020 और आज हम बात करेंगे झारखंड की जनजातियों में अगली जनजाति के बारे में। अगली जनजाति में आज हम पढ़ेंगे 16वीं जनजाति बैगा जनजाति के बारे में। इससे पहले हम जनजातियों को पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा आज हम जो भी झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो भी अपडेट दिया गया थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कब कोई वैकेंसी आने वाली है या नहीं है और क्या आगे इसकी प्रक्रिया किस तरह से होगा। तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें कि कुछ अनेक कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया गया और साथ ही साथ कई सारी योजनाओं का शुरुआत भी किया गया है और कई सारे ऐसे योजनाएं जिनको भविष्य में कह सकते हैं कि शुरुआत किया जा सकता है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो वैकेंसी के ऊपर है। तो वैकेंसी के ऊपर किस तरह से उनका कह सकते हैं कि बातचीत रहा और किस तरह से वो अपडेट दिए हैं। तो उनका कहना है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में हम जेपीएससी के वैकेंसी को पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन जो होगा और सही ढंग से हम उसका जारी करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगा वो एक एक करके सारे वैकेंसी को हम एक एक करके लेते आएंगे। और उन्होंने बोला कि जनवरी से लेकर मार्च के बीच में हम कई सारे वैकेंसियों को हम लेकर आएंगे। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये किस तरह की मंशा के साथ आगे उतरते हैं और किस हद तक ये सफल होते हैं, आगे ये तो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ बता दें कि कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास भी इनके द्वारा किया गया, कुछ ऐसे कदम उठाए गए जो कि सराहनीय कार्य भी किए गए। तो वही अगर बात करें तो भले जिस तरह का भी स्थिति रहा हो, जिस तरह की परिस्थितियों को वो रोता अपना सुना दिए कि ऐसे था वैसे था, कोरोना था, तो ये जो भी अपना करके वो निकल गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लिए आप किस हद तक किसी कार्य को करने में सफल हुए हैं और जो उपेक्षा और सभी को कह सकते हैं कि जो भी आपसे उम्मीद रख के बैठे हुए हैं सब कोई, उनके उम्मीदों पे आप कितने खरे उतरते हैं, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। अगर बात करें इनमें कुछ प्रमुख योजनाओं का, तो कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया गया। जैसे एक 3882 योजना का शिलान्यास किया गया जो कि लगभग 3531.66 करोड़ का ये योजना था। तो एक काफी महत्वपूर्ण है। उसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं थी, लेकिन फिलहाल वो 20 योजनाओं को इनमें से शुरुआत किया है उनके द्वारा। साथ ही साथ गिरिडीह शहरी जलापूर्ति योजना और फिर 80 करोड़ के 23 प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का शिलान्यास किया गया। साथ ही साथ एनडीडीबी और झारखंड सरकार के जो विभाग है ये दोनों के बीच में एक एमओयू हस्ताक्षर हुआ है, वो भी देखेंगे, आगे उन चीजों को चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 4496 आदर्श विद्यालय का शिलान्यास करने का घोषणा किया कि भविष्य में हम 4496 आदर्श विद्यालय बनाएंगे, जो कि बिल्कुल कह सकते हैं कि एक मॉडल स्कूल के तौर पर वो तैयार किया जाएगा। तो ये काफी सराहनीय कार्य, कुछ ऐसा कदम उठाया गया है कि अगर हकीकत में ये जमीनी स्तर पर अगर इसका कार्य होता है तो वो काफी सराहनीय होगा। साथ ही साथ पशुधन विकास योजना, जो कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के नाम से एक योजना की शुरुआत किया गया है, जिसके अंतर्गत कृषि कार्यों में वो काफी महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर आए हुए हैं। साथ ही साथ वृद्धा पेंशन योजना, ये सभी तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन उसी को ये और विस्तार किए हुए हैं। तो कुछ और भी कई सारे योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। जैसे एक कह सकते हैं कि फिर 1710.26 करोड़ की 171 कार्यकारी योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया, जिसमें से 20 योजनाओं का शिलान्यास आज किया गया है। जामताड़ा योजना में एक शिलान्यास किया गया। साथ ही साथ अगर बात करें 126 करोड़ की 12 ग्रामीण पेयजल योजनाओं की शिलान्यास किया गया। साथ ही साथ 80 करोड़ के 38 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। और इनका कहना है कि हम एक साल में लगभग 77,347 एकड़ लगभग जो वो पट्टा हम अलग अलग व्यक्तियों को दिए हैं, और जिसमें कुल लाभार्थी अगर बात करें तो 75,379 लाभार्थी इससे लाभ प्राप्त कर चुके हैं। फिर पीएम स्वनिधि योजना के तहत बेबी देवी एक नाम था, जिनको कह सकते हैं जिनको 10,000 रुपए के तहत उनको पुरस्कृत किया गया है। और भी इसके तहत कुल 2300 लाभुकों को 2300 करोड़ की राशि से इसे सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ कृषि पशुपालन एवं सहभागिता विभाग के द्वारा भी ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिनमें से कह सकते हैं कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसी के नाम पर एक ये नई योजना को लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम था झारखंड राज्य फसल राहत योजना। तो ये सभी देखना होगा कि भविष्य में ये किस तरह से जमीनी स्तर पर ये अपना उतारते हैं
और देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ एक महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया 181। हालांकि ये देश में पहले से कई राज्यों में ये 181 जो हेल्पलाइन नंबर है वो कई राज्यों में पहले से चल रहा है, लेकिन वर्तमान में जो है वो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका शुरुआत किया गया है झारखंड में फिर से। तो एक कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल इन सभी चीजों को अगर देखा जाए तो ये काफी कुछ ऐसे पहल जो किए गए वो काफी सराहनीय कार्य है। अगर ये भविष्य में अगर हकीकत मायने में ये अगर इस पे कार्य होता है तो, क्योंकि बहुत बार होता है कि वादे तो बहुत सारे कर देते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि उनपे कोई कार्य ही नहीं हुआ। तो ये देखना होगा कि जमीनी स्तर पे आप कितना करते हैं और कितने कागज पे दिखाते हैं या फिर हकीकत में ये जमीनी स्तर पर आप लाते हैं। चलिए हम खैर आगे हम ये सभी चीजों को हम अपडेट जैसे जैसे आएगा उन सभी चीजों के बारे में हम अपडेट देते रहेंगे। तो लेकिन इतना आप जान लीजिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको जेपीएससी का वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगा और साथ ही साथ जेएसएससी के भी कई सारी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकता है। और भी अगर बात करें तो कुछ ऐसे रिजल्ट जो अटके पड़े हैं तो हो सकता है उनका भी एक दो महीने में या तो कह सकते हैं कि जनवरी 2021 में इन सभी रिजल्ट के बारे में जैसे जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल हो गया फिर स्पेशल ब्रांच का ये सभी चीजों का रिजल्ट जो कह सकते हैं अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है तो उन सभी का रिजल्ट जारी हो सकता है। चलिए खैर फिलहाल आज हम बात करने वाले झारखंड की जनजातियों में 16वीं जनजाति बैगा जनजाति के बारे में। बता दें कि इससे पहले हम 15 जनजातियों को पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे कह सकते हैं कि चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और आप प्लेलिस्ट में जाकर झारखंड जीके से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सारे वीडियो आपको लाइन से आपको देखने को मिलेगा। हम सारी चीजों को क्रम से और पूरे विस्तार से पढ़े हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम बैगा जनजाति के बारे में। सबसे पहले तो बात आता है कि बैगा जनजाति, तो बैगा नामकरण कहां से आता है और इसका अर्थ क्या होता है। तो बता दें कि जनजातियों में बैगा का अर्थ जो होता है वो पुरोहित होता है, क्योंकि हम जानते हैं कई जनजातियों में हम देखते हैं कि धार्मिक प्रधान जो होता है वो बैगा के नाम से ही जाना जाता है। तो बैगा के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ ये बैगा जनजाति भी एक अलग जनजाति के रूप में माना जाता है। तो झारखंड की 32 जनजातियों में एक जनजाति जो वो बैगा जनजाति है। अगर बात करें इनके समूह का कि किस समूह प्रजाति समूह से संबंधित रखते हैं तो ये द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित रखने वाली जनजाति है। तो अगर पूछा जाए कि बैगा जनजाति किस प्रजाति समूह से संबंधित है तो वो आपका होगा द्रविड़ प्रजाति समूह से। इनका मुख्य निवास स्थल अगर बात करें, इनके मुख्य निवास स्थलों का बात करें तो रांची, हजारीबाग, सिंहभूम ये सभी जो वो कुछ महत्वपूर्ण निवास स्थल माना जाता है। साथ ही साथ और झारखंड के कुछ अलग अलग क्षेत्रों में भी इनका निवास स्थल देखने को मिलता है। बात करें बैगा जनजाति की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में तो इनका रीति रिवाज जो है वो खरवार जनजाति के लगभग समान माना जाता है। यानी कह सकते हैं कि खरवार जनजाति के संपर्क में आने से उनके कई सारे रीति रिवाज जो है इन सबके रीति रिवाज को बैगा जनजाति ने अपनाया है। क्योंकि हम जानते हैं कि अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम किसी के चाहे वो अलग अलग जनजाति की बात करें या अलग जातियों की बात करें, किसी की भी बात करें, वो जैसा संपर्क होता है जैसा उसके माहौल होता है उसके अनुसार से वो ढल जाते हैं। ये स्वाभाविक चीज है क्योंकि आपको जिस तरह का माहौल मिलेगा, जिस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा, बिल्कुल आप उस इन्वायरमेंट के अनुकूल ही कार्य कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि खरवार जनजाति के समय में उनके अगल बगल में और उनसे संपर्क इनका रहा, इसलिए कहीं ना कहीं उनका जो रीति रिवाज था वो खरवार जनजाति के रीति रिवाज को कहीं ना कहीं अपनाया। अगर बात करें पंचायत, इनके पंचायत के प्रधान को या तो फिर पंचायत का जो मुखिया होता है वो मुकद्दम होता है और यहाँ से ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि सवाल अक्सर वहां से पूछा जाता है जो थोड़ा यूनिक टाइप से हो। क्योंकि अब क्या है कि डायरेक्टली आपको जो कॉमन चीज है सभी में समान देखने को मिलता है, वहां से आपको सवाल नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा जो अलग टाइप से सवाल बन सकता है वहां से आपको सवाल ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। यह तंत्र मंत्र वैद्य का काम करने वाली भी जनजाति मानी जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि तंत्र मंत्र या तो फिर जो भी वैद्य वगैरह का काम किया जाता है, जड़ी बूटी वगैरह के बारे में भी ये काफी जानकार जनजाति के रूप में माना जाता है। जैसे इसके बाद हम बिरहोर जनजाति के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी इन सभी चीजों को हम समझेंगे क्योंकि हम लास्ट के 8 आदिम जनजाति के बारे में हम एक सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे ताकि हम सारे आदिम जनजातियों को एक साथ पढ़ सके और अच्छे से समझ सके। तो सबसे पहले तो इसके पहले हम सभी खंडों में बांट चुके हैं कि कौन से इनमें आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है, इनमें से कौन जो जनजाति जो अपने को उच्च हिंदू मानते हैं, इनमें से कौन सी जनजाति जो वो सदान समुदाय की जनजाति है। तो वो सभी चीजों को अलग अलग के बारे में जब हम शुरुआत में जब हम पढ़ रहे थे झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण,
तो उसमें हम सभी चीजों को अलग अलग से हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पिछले क्लास में आप इन सभी चीजों को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें, इनमें कोलेडियन समूह की तरह टोटेमिक गोत्र नहीं पाया जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लगभग जनजाति में जो है वो गोत्र देखने को मिलता है। कुछ ऐसे जनजाति छोड़ दिए जाए जिसमें गोत्र नहीं पाया जाता है, बाकी की सभी लगभग जनजातियों में गोत्र देखने को मिलता है। तो इनमें टोटेमिक गोत्र जो है वो नहीं पाया जाता है। इनमें कुछ प्रमुख विवाह में अगर बात करें तो इनमें अलग अलग विवाह का अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे लाम सेना एक विवाह है जिनको ये सेवा विवाह, फिर पैठुल विवाह को ये ढोकू विवाह या तो फिर बहुत जगह ये ढोकू चोलकी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी चीजों को याद रखेंगे। फिर अगला आता है उठावा विवाह, जिसको हम राजी खुशी विवाह के नाम से भी जानते हैं। तो राजी खुशी विवाह के नाम से भी जानते हैं। बता दें कि इन जनजातियों में सांस्कृतिक नृत्य के बारे में अगर बात करें तो कर्मा इनका प्रधान नृत्य माना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि बैगा जनजाति का प्रधान नृत्य कौन सा है, तो वो कर्मा इनका प्रधान नृत्य माना जाता है। साथ ही साथ झरपट और विमला, ये सभी कुछ और भी कई सारे नृत्य देखने को मिलता है इन सभी जनजातियों में। तो अगर याद रखेंगे कि बैगा जनजाति का प्रधान नृत्य जो है वो कर्मा है और साथ ही साथ ये झरपट, विमला, ये सभी नृत्यों को भी करते हैं। इनमें क्या है कि एक पुरुष प्रधान नृत्य और एक महिला प्रधान नृत्य भी देखने को मिलता है। जैसे जो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है, उसे दसन या तो फिर सैला के नाम से जाना जाता है। जो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है वो दसन या तो फिर सैला के नाम से जाना जाता है। वहीं महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो होता है वो रीना नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे महिला है तो देखिए नाम में ही रीना है, तो रीना से आप याद रख सकते ये सभी महिलाओं के ही नाम होते हैं, क्योंकि लड़के के नाम नहीं होंगे रीना। तो यहां से क्या है कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के इन सभी चीजों को आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ पुरुषों के द्वारा अगर पूछा जाए कि किया जाने वाला नृत्य कौन सा होगा, तो दसन या तो फिर सैला कहलाता है। इनके आर्थिक व्यवस्था की अगर बात करें तो ये शुरू से ही वन्य प्रदेशों में इनका प्रिय स्थल ही रहा है। लगभग जनजाति में कई ऐसे जनजाति जिनका वन जो है वो मुख्य स्थल रहा है शुरू से ही। तो उसी तरह से बैगा जनजाति भी जो है वो वन्य प्रदेशों में रहती है। वहीं से कई सारे ये जड़ी बूटी का कह सकते हैं कि खोज करते हैं। और इन सभी चीजों के बारे में अगर बात करें तो ये काफी, इसीलिए माना जाता है कि ये वैद्य का काम भी महत्वपूर्ण करने वाली जनजाति के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ ये शिकार करते हैं, लेकिन वर्तमान में इन सभी चीजों का प्रतिबंध होने के कारण से अब ये शिकार नहीं करते हैं, क्योंकि वर्तमान में जानते हैं कि आप जंगल में जाकर के किसी भी चाहे पशु पक्षी हो उनका आप शिकार नहीं कर सकते, ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तो अब ये वर्तमान में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये प्राचीन काल में कह सकते कि पहले के समय में ये शिकार भी किया करते थे। साथ ही साथ वनोपज संग्रह, जो भी वन से प्राप्त होने वाले वन उपज, चाहे वो लाह का बात करें, केंदू पत्ता का बात करें, केद का बात करें, आंवला का बात करें, या तो और भी जो भी सारे वन उपज होते हैं, महुआ का बात करें, लाख का बात करें, तो जो भी वन से उत्पन्न होने वाले जो भी वन उपज है उन सभी चीजों को ये संग्रह करके बाजारों में बेचते थे। और बाजार में बेचने के बाद जो भी प्राप्त होता है उन सभी चीजों से भी इनकी आर्थिक व्यवस्था कह सकते कि चलता है। तो इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अगर देखा जाए तो वन्य प्रदेश ही माना जाता है, क्योंकि वनों से ही जो इनका प्राप्त होता है वही इनकी अर्थव्यवस्था का कह सकते कि मेन आधार माना जाता है, मुख्य आधार माना जाता है। अगर बात करें बैगा जनजाति की धार्मिक व्यवस्था के बारे में, तो धार्मिक प्रधान जो होता है वो इनका धार्मिक प्रधान जो होता है वो बैगा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक प्रधान जो होता है वो बैगा के नाम से जाना जाता है, बैगा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए धार्मिक प्रधान बैगा, और शुरुआत में हम चर्चा की कि बैगा का शाब्दिक अर्थ ही होता है पुरोहित। तो पुरोहित मुख्य रूप से जो वो पूजा पाठ जो भी करते हैं, कह सकते हैं कि धार्मिक कार्यों का संचालन जिनके द्वारा होता है उन्हीं को हम पुरोहित कहते हैं। और ये पुरोहित को क्या कहते हैं, हम बैगा कहते हैं। तो यानी बैगा जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, तो बैगा कहते हैं। और साथ ही साथ ये कई जनजातियों में भी धार्मिक प्रधान को बैगा के नाम से ही जाना जाता है। तो ये सभी चीजों को याद रखेंगे। इनमें मुख्य देवता जो है वो बड़ा देव के नाम से माना जाता है, बड़ा देव के नाम से जाना जाता है, बड़ा देव। तो इनके मुख्य देवता जो है वो बड़ा देव के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे कि इनके जो प्रमुख देवता है बड़ा देव, तो इनका मुख्य निवास स्थल जो माना जाता है वो साल वृक्ष में माना जाता है। या तो कह सकते हैं कि ये साल वृक्ष को एक मुख्य
पूजनीय कह सकते हैं कि ये वृक्ष के रूप में मानते हैं और ये उन वृक्षों की पूजा भी किया करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि हमारे मुख्य देवता जो बड़ा देव है उनका निवास स्थल साल वृक्ष में ही माना जाता है। तो इसलिए ये कई सारे वृक्षों की पूजा करते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि जितने भी जनजाति हैं ये शुरू से ही प्रकृति पूजक माने जाते हैं और ये प्रकृति की ही पूजा इनका मुख्य जो है वो आधार माना जाता है। चाहे वो जंगल की बात करें, पहाड़ की बात करें, सूर्य की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो इन सभी चीजों की ये पूजा किया करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति पूजक शुरू से ही रहे हैं। और इनमें अन्य देवी देवताओं में अगर बात करें तो ठाकुर देव, धरती माता, आजीदत्ती और रात माई, ये सभी जो वो अन्य देवी देवताओं के नाम हैं। तो अगर पूछा जाए तो ये सभी चीजों को याद रखेंगे, ठाकुर देव, धरती माई, आजीदत्ती, रात माई, ये सभी जो है वो अन्य देवी देवता है जो कि बैगा जनजातियों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर बात करें इनमें कुछ प्रमुख त्योहारों की, पर्व और त्योहारों में, तो इनका यहाँ से सवाल जो है वो 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले ये वर्ष में एक सबसे पहला जो पर्व मनाते हैं वो चरेता के नाम से जाना जाता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर चीज आप नोट रखेंगे कि इनका वर्ष का जो पहला पर्व माना जाता है, या कह सकते हैं कि बैगा जनजाति जो वर्ष में पहला त्योहार मनाते हैं। जैसे हम लोग का त्योहार जैसे जानते हैं कि हम लोग का हिंदू में रीति रिवाज में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि जैसे फागुन, कह सकते हैं कि फागुन मास होता है तो उसको खत्म होने के बाद जो पहला त्योहार माना जाता है वो चैत में जो भी त्योहार पहला माना जाता है तो वो जो होता है वो पहला त्योहार के रूप में माना जाता है। उसी तरह जनजातियों में भी अलग अलग अपना त्योहार माना जाता है। तो इनमें क्या है कि बैगा का वर्ष का पहला त्योहार जो वो चरेता के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये प्रत्येक 9 वर्ष में एक त्योहार मनाते हैं, प्रत्येक 9 वर्ष में एक त्योहार मनाते हैं जिसे रसनावा के नाम से जाना जाता है, रसनावा के नाम से जाना जाता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, चरेता जो है ये मुख्य रूप से क्या है कि जो भी अपने गांव में ये बच्चे जो होते हैं तो ये उन सभी बच्चों को ये बाल भोज के रूप में एक सामूहिक कह सकते हैं कि त्योहार होता है, ये पर्व के रूप में मनाते हैं जिनमें सभी बच्चों को एक सामूहिक भोजन का व्यवस्था होता है और उन सभी चीजों में कह सकते हैं कि ये बाल भोज के रूप में भी माना जाता है। तो ये सभी चीजों को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सामूहिक रूप से जो भोजन का व्यवस्था होता है उसे कई जगह पे भोज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन सभी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। ये प्रत्येक 9 वर्ष में एक पर्व मनाते हैं जिसे रसनावा के नाम से जाना जाता है, रसनावा के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ कुछ इनमें प्रमुख नृत्य भी और भी देखने को मिलता है, जैसे बिदरी, हरेली, नवभोज और फागो। ये कुछ अन्य त्योहार देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे कॉमन त्योहार जो होते हैं जो कह सकते हैं कि जो लगभग सभी में देखने को मिलता है, जैसे सरहुल हो गया, कर्मा हो गया और भी ऐसे कई सारे जनजाति कह सकते हैं कि पर्व त्योहार है जो लगभग सभी जनजातियों में वो तो कॉमन देखने को सभी में मिलता है। लेकिन ये कुछ क्या है कि अलग नृत्य कह सकते हैं, अलग पर्व है, जैसे बिदरी, हरेली, नवभोज, रसनावा, चरेता, ये सभी जो वो बैगा जनजातियों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। तो ये था बैगा जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो भी हो सकते थे और जहां से आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, उन सभी चीजों को हम एक जगह समेटने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से हम थोड़ा सा स्पीडली हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से फिर से याद हो जाए। जैसे बैगा का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित, और ये समूह द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित रखते हैं। इनका मुख्य निवास स्थल अगर बात करें तो रांची, हजारीबाग और सिंहभूम माना जाता है। इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में अगर देखें तो इनका रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान माना जाता है। इनके जो पंचायत के प्रधान होते हैं उनको मुकद्दम के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ ये तंत्र मंत्र वैद्य का काम करने वाली भी जनजाति मानी जाती है, क्योंकि ये जंगलों में शुरू से रहे हैं इसलिए जड़ी बूटी के ये काफी जानकार होते हैं। और साथ ही साथ इनमें कोलेरियन समूह की तरह टोटेमिक व्यवस्था नहीं देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके प्रमुख विवाह में जैसे लामसेना को ये सेवा विवाह के नाम से जानते हैं, पैठुल विवाह जो ढोकू विवाह के नाम से या ढोकू चोलकी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। फिर है उठावा विवाह जो कि राजी खुशी विवाह के नाम से जाना जाता है। और कर्मा को ये बड़ी प्रमुखता से मनाते हैं। तो कह सकते हैं कि कर्मा जो है वो इनका प्रधान नृत्य है। तो कर्मा जो है वो इनका प्रधान नृत्य है। झरपट नृत्य, विमला नृत्य, ये सभी भी देखने को मिलता है बैगा जनजातियों में। पुरुषों के द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य होता है वो दसन या तो फिर सैला के नाम से जाना जाता है। वहीं महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है वो रीना नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों चीज को आप याद रखेंगे। पुरुषों के द्वारा जो किया जाता है वो दसन या तो फिर सैला, और महिलाओं के द्वारा जो किया जाने वाला नृत्य है वो रीना नृत्य के नाम से जाना जाता है।
इनकी आर्थिक व्यवस्था अगर बात करें तो ये मुख्य रूप से वनों पर आश्रित हैं और वन उपज से ही इनका जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है इनकी आर्थिक व्यवस्था जो भी है। या तो कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वो कहीं ना कहीं वन ही माना जाता है और वनोपज से। लेकिन वर्तमान में ये धीरे धीरे काफी विकसित हुए हैं और जैसे जैसे कह सकते हैं कि सरकारी पंचायती व्यवस्था जैसे जैसे आया है तो उसके आधार पर इनमें भी काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। इनके धार्मिक व्यवस्था की अगर चर्चा करें तो धार्मिक व्यवस्था में इनके धार्मिक प्रधान को बैगा के नाम से जाना जाता है, वहीं इनके मुख्य देवता को बड़ा देव के नाम से जाना जाता है जो साल वृक्ष में इनका मुख्य निवास माना जाता है। और इनके अन्य देवी देवताओं में ठाकुर देव, धरती माई, आदिदती और रात माई माना जाता है। प्रमुख पर्व त्योहारों में बात करें तो ये वर्ष में पहला त्योहार जो मनाते हैं वो चरेता के नाम से जाना जाता है, जिनमें बाल भोज कह सकते हैं कि बच्चों को एक सामूहिक रूप से भोजन का व्यवस्था होता है इन त्योहारों में और उन्हीं को हम चरेता के नाम से जानते हैं। ये प्रत्येक 9 वर्ष में एक पर्व मनाते हैं जिसे रसनावा के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इनमें कुछ अन्य नृत्य का अगर पर्व त्योहारों में अगर बात करें, इनमें कुछ और अन्य पर्व त्योहारों की बात करें तो बिदरी, हरेली, नवभोज और फागु, ये सभी जो है कुछ प्रमुख पर्व त्योहार है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा और आप आसानी से वहां से हमारे अगले वीडियो को आप देख सकेंगे। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि अन्य सभी के पास भी इसके लिए इसका फायदा हो और अन्य कह सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट है उनको भी इससे थोड़ा सा फायदा हो सके। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।